सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रतिभा सक्सेना जी द्वारा रचित कहानी कर्ज। उस दिन मैं मर गया होता तो आज को तुम विधवा होती, ये बच्चे अनाथ। बस अब कुछ मत कहना। हाथ से बरसते हुए रमना बीच में ही बोल पड़ी। ये तो अपनी अपनी किस्मत है। किस्मत? अरे मेरी मौत उसने अपने सिर पर ले ली। अस्पताल में कितनी पीड़ा झेल कर मरा है वह। खर्चा तो सारा तुम करते रहे ना, तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? कितनी भाग दौड़, दिन रात की सेवा उन लोगों ने की। मानसिक कष्ट उन लोगों ने झेला और जिंदगी भर झेलेंगे। अरे मैं तो आधा हिस्सा ही देता हूँ। अगर तुम पर यह मुसीबत पड़ी होती ना, तो कैसे क्या होता सोच के ही दिल दहल जाता है। बस चुप करो, अशुभ बातें मुंह से मत निकालो। तुम्हें सुनना भी सहन नहीं होता। और वह जो झेल रही है मेरी वजह से। किसी की वजह से कोई नहीं मरता, जिसकी लिखी होती है उसी की आती है। यह तुम्हें लगता है ना, उसके साथ कैसे क्या हुआ मुझे मालूम है। मैंने जो देखा है, जो बीती है मुझ पर, वह तुम नहीं जानती और जान सकती भी नहीं। तुम वहां होती तब जानती ना। मैं जो कर रहा हूं वह कितने साल। उसके लड़के कमाने लगेंगे तब क्या वह कुछ लेंगे हमसे? प्रकाश के मुंह से अनायास निकलता चला जा रहा था। वह तो अभी भी कहती है, भाई साहब दुकान डलवा दीजिए, लड़का बैठेगा पर मैं संभालूंगी। आपने बहुत किया, पर आपकी अपनी गृहस्थी है, मैं बहन के सामने सिर नहीं उठा पाती। तो दुकान डालने में क्या हर्ज है? उसके सपने थे एक बेटे को डॉक्टर और एक को वकील बनाएगा। मैं कम से कम उन्हें पढ़ने लिखने में मदद तो कर सकता हूँ। आगे वो जो करें वह उनकी किस्मत। उस दुखी विधवा को देखकर मुझे तुम्हारा ध्यान आता है। वह दुख मुझसे सहन नहीं होता। मत कहो, आगे से कभी मेरे लिए ये शब्द मत बोलना। उन बच्चों के चेहरे देखे हैं तुमने? कितने खुश थे पहले, अब कैसे हो गए? क्यों? कभी समझने की कोशिश की तुमने? नहीं ना। अपने बच्चे होते इस हालत में तब? कानों पर हाथ रखकर रमना चीख उठी थी। बस करो, नहीं सुना जाता मुझसे। मेरे बच्चों के लिए मत कहो ऐसे। ओह, सुनकर मन इतना खराब हो जाता है। अगर खैर जाने दो। और वह जो दूसरे का दुर्भाग्य जिंदगी भर झेलेगी, उसका कर्जदार तो मैं हूं ना। रमना सन्न बैठी है। तुमने वह नहीं देखा जो मैंने देखा है। अपनी मौत देखी मैंने। तुम्हें, बच्चों को कैसे कैसे देखा, क्या क्या सुना, कैसी गुजरी मेरे ऊपर, तुम कुछ नहीं जानती। अवसन्न सी रमना को देखकर प्रकाश चुप हो गया। अब भी चंदू की मृत्यु की चर्चा सुनता हूं तो सिर घूमने लगता है, कानों में आवाजें आने लगती हैं। तमाम लोग इकट्ठा हैं। हाँ, पुलिस वाले, अखबार वाले और जाने कौन कौन। खोजबीन चल रही है। लोग कह रहे हैं प्रकाश वर्मा मर गया, चेहरा पहचान नहीं आ रहा है। सब तरफ अफसोस के स्वर। उधर देखो, पिछली सीट वाला आदमी हिल रहा है, लगता है होश आ गया। क्या नाम है? ये जैकेट में पर्स और कुछ कागज पत्तर निकले हैं। हाँ हाँ, चंद्रभान है। चंद्रभान होश में आ गया है। और प्रकाश? बुरी तरह घायल शरीर की दशा तो देखो। उफ, नहीं देखा जाता। पता नहीं बचेगा या नहीं। होश ही नहीं है। जैकेट में रखे पर्स से और कागजों से पहचान हो गई है। प्रकाश नाम सुनकर कुछ कुछ होने लगता है, अंदर कुछ हिल जाता है। शत विशत, बेहोश और मृत, कितने नाम लिए जा रहे हैं, पर एक यही नाम जाकर बार बार मेरे मन से टकराता है, कानों में बार बार गूंजता है। प्रकाश, चंद्रभान, कितने जाने पहचाने नाम। कौन है ये? मैं कौन हूँ? सब कह रहे हैं मैं चंद्रभान हूँ। हो सकता है। भारी चोट लगी है सिर पर, अभी तक चक्कर आ रहा है। कैसा अजीब अजीब लग रहा है। दिमाग में कुछ आता है, फिर एकदम गायब हो जाता है। बोलने की कोशिश करता हूँ, गले में आवाज नहीं, जीभ नहीं हिलती। आवाजें ही आवाजें, बस सुन रहा हूँ। हाँ, होश आ गया चंद्रभान को। बस मैं उछल गया, ऊपर सिर टकराया था। पांव पर कुछ भारी चीज गिरी है, उंगली से खून बह रहा है। बिल्कुल पिचक गई। वह अपना पांव देखने की, हिलाने की कोशिश करता है। आंखें खुलती नहीं, शरीर पर वश नहीं। सारे इंद्रिय बोध कुंठित हो गए हैं।
शरीर बिल्कुल सुन्न। कुछ जानने समझने में सामर्थ्य चुक गई सी प्रतीत होती है। आज भी प्रकाश की नजर अपने पांव पर जाती है। उसे भ्रम होने लगता है, यह उंगली किसकी है? पिचकी हुई उंगली चंद्रभान की थी। और फिर मैं याद कर उसी मन स्थिति में पहुंच जाता है। भ्रम होने लगता है, मैं कौन हूं, प्रकाश या चंद्रभान? सिर घूमने लगता है, सब कुछ भूल जाता है, सोचने समझने की क्षमता गायब हो जाती है। मैं कौन हूं पहचानने की कोशिश करता है, चारों ओर देखता है, कुछ अपना नहीं लगता। घर, पत्नी, ध्यान से देखता है सबको, सब अपरिचित से लगते हैं। उस काल उसके भीतर का मैं कुछ नहीं रहता, कहीं नहीं रहता, जैसे विलीन हो गया हो। न वर्तमान न अतीत, कहाँ होता है कुछ पता नहीं। समय का कौन सा विभाग है जो सब निगल लेता है, जहां जाकर बार बार फंस जाता है प्रकाश। बड़ी आसानी से टिकट मिल गया था उस दिन। बस भरने में और अधिक समय नहीं लगा। अभी तो घाटी में काफी दूर चलेगी। पहाड़ों के पास आते ही ठंडक बढ़ने लगेगी। थोड़ी चाय अभी थर्मस में है, पी ली जाए? प्रकाश उठा और टंगा हुआ थर्मस उतारने पीछे घूमा। बस के झटकों में बैलेंस बना ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अरे प्रकाश, तुम भी चल रहे हो? पीछे घूम कर देखा उसने। वाह चंदू, तुम कहां से टपक पड़े? उसका बचपन का दोस्त चंद्रभान। चलो, रास्ता अच्छा कटेगा। चंदू उठकर चला आया। तुम कब आए? मैंने देखा ही नहीं। बस भरने वाली थी, वो तो ये कहो कि सीट मिल गई। पीछे ही सही, बैठने को तो है। प्रकाश की सीट पर दोनों आगे पीछे होकर बैठ गए। कितनी अच्छी जगह पाए हो, तीनों तरफ का व्यू बस तुम्हारा ही है। प्रकाश को आगे ड्राइवर के साइड में सीट मिली थी। सामने का पूरा व्यू, साइड के शीशे भी अपने। पहाड़ों पर पहली बार जा रहा था चंदू। दृश्य देखने का लोभ प्रकाश की सीट पर खींच लाया था। इधर बैठना है? नेकी और पूछ पूछ? मेरा तो महीने में एक चक्कर लग ही जाता है, इसलिए कुछ नया नहीं लगता। कल रात जगना पड़ा, आंखें बंद हुई जा रही हैं। तो तू चला जा मेरी सीट पर, आराम से सोई हो। ठीक है, तू चाहे तो खुशी से बैठ यहाँ, मैं उधर सो लूंगा। पहली बार जा रहे हो ऊपर? हाँ, नीचे तो हमेशा घूमता रहता हूँ, ऊपर ही जाने का मौका नहीं लगा। एक बार हो आऊं, फिर बीवी बच्चों को भी घुमा दूंगा। तो मैं जा रहा हूं तुम्हारी जगह पर इधर वो शीशे की संद से बला की ठंडी हवा आएगी। फिर मत कहना। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तेरी सीट की बला मेरे सिर पर। बस, और कुछ? पहाड़ों की परिक्रमा करती बस आगे बढ़ने लगी थी। हरियाली से भरी घाटियां और ढलानों से ऊपर उठते पेड़, जिन पर लिपटी लताएं कहीं कहीं माला जैसी लटक रही थी। कहीं ऊपर से गिरते झरने, कहीं छोटे छोटे गांव। सामने की हवा खिड़की की संधों से आ रही थी। प्रकाश को झुरझुरी हो आई। सामने बैठोगे तो रात पड़ते ही ठिठुर जाओगे। जैकेट पहन लूंगा, तुम फिक्र मत करो। पहाड़ों पर पहली बार जा रहा था वह। दृश्य देखने का लोभ था। प्रकाश की सीट से सब कुछ दिखाई देता है। प्रकाश उठकर चल दिया, फिर घूम कर बोला, अरे मेरी जैकेट सीट पर ही रह गई। देखना, मोटी है, पहन लेना, नहीं तो कुल्फी जम जाएगी। कोई बात नहीं, मेरी भी उधर है, ऐसे ही उठकर चला आया था। पहन लेना जरूरत हो तो। ठीक है, मुझे क्या, फिर जैसा हो तुम ही निपटना, मुझे दोष मत देना। कह दिया ना, तेरी बला मेरे सिर। अब तू जा, निश्चिंत होकर सो जा। और मेरी बला उसने अपने सिर पर ले ली। उसे क्या पता मेरी सीट पर क्या बला टूटने वाली है। उसने तो भावी जीवन के कितने अरमान संजोए थे, सब बताता था मुझे। वे सारी बातें मुझे याद हैं, पर अचानक सब कुछ बदल गया। मेरी जगह वह चला गया। बड़ा मुश्किल लगता है रमना को। कभी कभी तो असहनीय हो उठता है। प्रकाश से नहीं कहे तो किससे कहे? रहा नहीं गया तो बोली, जाने कैसी छाया सी छा गई है हमारे घर पर। छाया ही छाई है ना, वज्रपात तो नहीं हुआ। किस पर गिरनी थी और किसने झेल ली। जिस पर गिरी उसकी सोचो। क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहता है प्रकाश? वज्रपात हुआ था उस दिन, हुआ था उसी जगह, पर किस पर टूटना था, किस पर टूट पड़ा। चंदू ने कहा था, तेरी बला मेरे सिर, जा निश्चिंत सो जा। और वह निश्चिंत सो गया था। चंदू की सीट कोजी लगी थी। सामने वाली ठंडी हवा की सिहरन यहाँ नहीं थी। पहाड़ों पर बस चक्कर खाती घूम घूम कर चल रही थी।
कभी खाई इधर पहाड़ उधर तो कभी पहाड़ इधर खाई उधर। नीचे घरघराती बहती नदियां काफी दूर साथ चलकर ओझल हो जाती थी। जलधार धूप में चमकती, कभी पथरीली सतह पर फुहारें बिखेरती। चंदू कभी सामने शीशे से देखता, फिर सिर घुमाकर साइड से दृश्य को पकड़ने की कोशिश करता। कितने सुंदर दृश्य हैं। अब की बार बसंती और बच्चों को पहाड़ों की सैर करा दूंगा, चंदू बोला था। जाने कब प्रकाश की आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर सोया। अचानक बड़े जोर के झटके से उछल गया था। प्रकाश का सिर छत से जा टकराया। लोग ऊपर नीचे झोंके खाते चिल्ला रहे थे। ऊपर रखा सामान लोगों के ऊपर आ आकर गिर रहा था। चारों ओर चीख पुकार। प्रकाश गिरा तो अपने को संभाल नहीं पाया, एकदम वहीं गिर पड़ा। एक हाथ इधर दूसरा नीचे दबा। पांव बीच के रास्ते में फैले हुए थे। फिर क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। चेत आया तो सीट पर टिका था। किसी ने साध कर सीट पर कर दिया था। क्या हुआ? प्रकाश के मुंह से निकला। धीरे धीरे समझ पाया, उनकी बस की टक्कर हो गई थी। दूसरी बस तो झटका खाकर नीचे खड्ड में जा गिरी थी। जरा स्थिर हुआ तो देखा चारों ओर खून ही खून। साइड का शीशा टूटकर यात्रियों के खुले अंगों, हाथों और चेहरों को घायल कर गया था। कुछ लोग बेहोश पड़े थे। चीखें और कराहें चारों ओर गूंज रही थीं। चंदू कहाँ है? कुछ पता नहीं। छत की टक्कर से सिर में घुमनी आ रही है। पांवों पर कोई भारी चीज ऊपर से आ गिरी थी। कितना दर्द है। पांव हिलाते बन नहीं पाता। कहीं हड्डी तो नहीं टूट गई। पता नहीं चंदू कैसा है। इतनी बुरी टक्कर थी, आगे की सीटों की हालत सबसे खराब है। पता नहीं कितने बचेंगे। इधर ये 6-7 तो बुरी तरह घायल हैं। कुछ थोड़ा होश में हैं, बाकी तो आगे के कुछ लोग बुरी तरह घायल हैं। उनका बचना ही मुश्किल है। इस तरफ 5-6 तो गए और चंदू तो आगे ही बैठा था। चंदू को पुकारना चाहता है, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती। सिर घूम रहा है। कैसा कैसा लग रहा है। चंदू का बार बार ध्यान आ रहा है। कैसा है वह? जो लोग सामने बैठे थे उनके बारे में जानना चाहता है, पर मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही। बार बार सुन रहा है आगे वालों को सबसे ज्यादा चोट आई है। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अब भी इस कटी उंगली को देखते ही प्रकाश को याद आ जाता है कि चंदू की उंगली है, सब कह रहे थे। और जो शरीर खून से लथपथ निश्चेष्ट पड़ा था वह मेरा। कभी कभी सचमुच लगने लगता है कि प्रकाश मर गया था उस दिन। यह जो जिंदा है चंद्रभान है, चंदू है। उसे लगता है वह ना इधर में है ना उधर में। विवाह के बाद चंदू मिलता था तो भावी जीवन की योजनाएं बताता था। उसकी शादी प्रकाश से 2 साल पहले हुई थी। 2 बच्चे हो गए थे, प्रकाश के बच्चों से बड़े। साधारण क्लर्क की चाहना थी कि एक डॉक्टर बने और दूसरा बेटा इंजीनियर, सीए या कुछ कोई बढ़िया लाइन चाहिए, सबको पढ़ा लिखा कर। और क्या क्या कहता था, एकदम उतर गया उसके दिमाग से। क्या सोच रहा था जो याद नहीं आ रहा। सिर में ऐसी घुमनी आई, सब ओझल हो गया। बार बार सुनाई देता है, प्रकाश वर्मा की मृत्यु हो गई। जैकेट की जेब से पर्स निकला, उसी से पहचान हो रही है। पत्नी और बच्चों की फोटो देखकर लोग अफसोस जाहिर कर रहे हैं। यह स्त्री विधवा हो गई, बेचारी को पता भी नहीं। बच्चे अनाथ हो गए। अरे कोई घर पर खबर भेजो, अब तो लाश ही पहुंचेगी। उसे अपनी विधवा पत्नी और अनाथ बच्चे दिखाई देने लगते हैं। ये सब क्या कह रहे हैं? प्रकाश मर गया? उफ, सिर घूम रहा है। मैं मर गया हूं। मरने के बाद ऐसा ही लगता है क्या? बहता खून, शीशों से बिंधा घायल विरूपित चेहरा, यह मैं हूं? सब कह रहे हैं प्रकाश का शरीर है, कुछ बचा ही नहीं इसमें। कितने लोग इकट्ठा हैं, सब कह रहे हैं प्रकाश मर गया। मैं कौन हूं? सब धुंधला गया है, कुछ भी भान नहीं। प्रकाश, यह नाम बड़ा परिचित है। नाम तो कई लिए जा रहे हैं। इस नाम से मैं क्यों चौंक रहा हूं? बार बार क्या हो रहा है मुझे? जैसे आंखों के सामने से सब कुछ गायब। अजीब सी सनसनी। मरने पर ऐसा ही होता है क्या? कानों में आवाज आ रही है। चंद्रभान के सिर में चोट लगी है। हाँ, होश में है थोड़ा थोड़ा। चंद्रभान, चंदू। लोग उसके पास आ गए हैं। नाक के आगे हाथ लगाकर देख रहे हैं, सांस चल रही है। यह तो मैं हूं, मैं। और मेरा नाम? ये लोग चंद्रभान कह रहे हैं। ओह, सिर घूम रहा है। कौन हूं मैं? कहाँ हूं?
जो चंद्रभान है जिंदा है, प्रकाश मर गया, लेकिन मैं कौन? सोचते ही सब गड्ढमड होने लगता है। सिर के अंदर कैसे झटके से उठते हैं। चारों तरफ भन भन की आवाज सुनाई देने लगती है। मैं जिंदा हूं या मर गया, कुछ समझ में नहीं आता। रोशनी है, अंधेरा है, क्या है, क्या हो रहा है? सब घूम रहा है। अरे मेरे साथ सब घूम रहा है। ये चक्कर छोटे और छोटे और छोटे होते जा रहे हैं, जैसे बहुत अंदर से कुछ खींचा जा रहा है। झकझोरा देती चेतनाएं क्षीण होती जा रही हैं, साथ छोड़ती जा रही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। बेबस, अकेला, निरुपाय वह उदास रहता है। हर समय कुछ सोचता सा। मेरी बला उसने अपने सिर पर ले ली। उस बेचारे को भान भी ना होगा कि इस सीट पर क्या बला टूटने वाली है। अंदाज तो मुझे भी नहीं था, पर जो हुआ वह मेरे लिए था। भावी जीवन के कितने अरमान संजोए थे उसने। शादी के शुरू के कुछ साल तो पत्नी ससुराल में रही थी। 2 बहनों की शादी होनी थी। चंदू सबसे बड़ा बेटा था। सब बताता था मुझे, अब बसंती को साथ रखूंगा। पर अचानक सब बदल गया। मेरी जगह वह चला गया। दिमाग में और भी बहुत कुछ बराबर घूमता रहता है। रमना पढ़ी लिखी है, समझदार, पर मन नहीं मानता। 1000 तरह के तर्क सामने रखता हूँ, लेकिन फिर भी कहती है बीतती उसी पर है जिस पर बीतनी होती है, और सब तो उपकरण बन जाते हैं उस परिणति के लिए। मैं क्या कर सकती हूँ? किसी का कोई बस नहीं होता, होनी होकर रहती है। अपना आदमी सामने सामने आधी कमाई उस परिवार पर खर्च कर देता है, कैसे समझाए उसे? और कोई मेरे लिए यह सब करता अगर मैं... नहीं, हे भगवान, आगे नहीं सोच पाती। उस रूप में अपनी कल्पना भी असह्य है। मिंटू और मीतू को देखती है, फिर उसके बच्चों का ध्यान आता है तो जी भर आता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पति तो मेरा है। तुम्हारे पति को हटा दिया था उसने वहां से जहां मौत टूटने वाली थी, और खुद उसकी चपेट में आ गया। तुम अभी विधवा नहीं हुई। वह सिहर उठती है। लोग कहते हैं प्रकाश बाबू, तुम्हारे जैसा होना इस जमाने में मुश्किल है। इतना कर पाना तो किसी के बस की बात नहीं है, और वह भी सिर्फ मित्रता के नाम पर। असंभव। पर असंभव क्या है? दूसरे की बला अपने सिर पर लेना संभव है? उससे कह देना कि तुम निश्चिंत रहो, मैं झेल लूंगा तुम्हारी जगह पर। कोई संभव मानेगा? पर ऐसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता। प्रकाश सोचता है उसने जो किया उसकी भरपाई क्या संभव है? रमना से कहा था उसने, हम सब पर उसका कर्ज है, उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कह नहीं पाती रमना, बस सोचती है, दुनिया में क्या कोई मरता नहीं? सब अपनी मौत मरते हैं। अब जाड़े आ गए हैं, स्वेटर बिनने को ऊन लाऊंगी, और तुम्हारा कोट भी बड़ा पुराना सा लगता है। 1 महीने में कपड़ा लेकर दूसरे सिलवा लेना। मुझे अभी कोट की ज़रूरत ही नहीं। यह वाला तो अभी 2 साल और चलेगा। अरे देखो कितना घुरेला लगता है। तुम तो कपड़ों के मामले में बड़े चौकस थे। समय समय की बात है, जाड़े से बचाव का इंतजाम है, वही काफ़ी है। और स्वेटर भी मुझे अभी चाहिए नहीं। पूरी बाहों का और दूसरा वाला दोनों ठीक हैं। तुम लोग अपने लिए बनवा लो। अपने बनवा लो? कैसे? आराम से कह दिया। क्या करे रमना? प्रकाश की कठिन मुद्रा के आगे बोलना मुश्किल हो जाता है। और खुद भी तो एक शर्ट नहीं बनवाई, वही घिसी पहने चल देते हैं। अब तो खुद ही प्रेस करने बैठ जाते हैं। कहो तो कहते हैं अपना काम कर रहा हूँ, काहे की शर्म। उसे प्रेस करने को दो तो 2 दिन तो वहीं पड़ी रहेगी, और मेरे पास 3 शर्ट हैं। कहीं जला दी या फाड़ दी तो वह तो कहकर छुट्टी पा लेगा, साहब पुरानी थी, प्रेस करने में फट गई, नुकसान तो मेरा होगा ना। तभी तो कहती हूँ, क्यों पुराने कपड़े क्या फेंक दिए जाते हैं? मैंने कह दिया मुझे अभी नहीं चाहिए। हर महीने 150 रुपए अपनी जेब में रखते थे, बाहरी खर्च, चाय पानी। अब नहीं लेते, कह देते हैं क्या करूँगा, घर खर्च के काम आएंगे। रमना सब समझ रही है, खिसियाती है, कुड़ती है। कमाते हैं इतना, अपने को ही कसते जा रहे हैं। पहले वाले प्रकाश कहाँ खो गए? ठहाके लगाते, खाने में नुक्ताचीनी करते, अच्छा पहनने पहनाने के शौकीन प्रकाश अब तो सब छोड़ते जा रहे हैं। कुछ कहने को नहीं, बेबस होकर रह जाती है। रोना आता है, कैसे करे, क्या करे। ऑफिस में चाय नाश्ता करते थे, सो भी बंद कर दिया है। उसने कहा था, ऑफिस में इतनी देर बैठते हो, भूख तो लगती होगी। भूख नहीं लगती। अपना आदमी खुद को कसकर दूसरों पर खर्च दे,
हम देखते रह जाएं, मन तो दुखेगा ही। 1-2 बार नहीं, हर महीने, जैसे उधार चढ़ा हो उनका। उसे याद है प्रकाश ने कहा था, हाँ, उसका कर्ज है मुझ पर। कितनी योजनाएं थीं, पहाड़ों पर तो ले जा चुके हैं, अब की बार साउथ जाने का सोच रहे थे, अब तो हो चुका। रमना बस जी रही है। बड़ा मन था अब के देवर की शादी में भाभी जैसी मैसूर सिल्क की साड़ी पहने। और यह मंगलसूत्र कितना पुराना लगता है, नए डिजाइन का 3 लड़ी वाला बनवाने की तमन्ना थी। कितना सुंदर लगता है, बीच में काले मोतियों की लड़ और दोनों ओर सुनहरी चैन। अपने गले में उसकी कल्पना करते करते अचानक बसंती का सूना गला और उजड़ी मांग सामने आ गई। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, सुविधा से सब हो जाएगा। प्रकाश कहते हैं उस दिन वह नहीं होता तो मैं मर गया होता, मेरी मौत की जगह उसने ले ली। क्या सचमुच? रमना के मन में द्वंद्व मचा रहता है। अगर चंदू भाई साहब इनकी जगह न आए होते तो आज बसंती की जगह मैं नहीं। नहीं नहीं, जो होना होता है वही होता है, उसके साधन अपने आप बन जाते हैं, इसमें मेरा क्या दोष? मैं क्या करूं? अरे मैं, बच्चे भी छोटी छोटी चीजों के लिए डांट खा जाते हैं, मन महसूस कर रह जाते हैं बेचारे। दीपावली पर आधे पटाखे और मिठाई उधर चली गई। बच्चों से कहा था प्रकाश ने, बेटा उनके पापा मर गए, कौन लाएगा? बेचारे दिवाली में भी ऐसे ही रहेंगे। जरा सोचो, जिसके पापा नहीं होते उन्हें कैसा लगता होगा। और बच्चों ने कह दिया, पापा इसमें से आधे उन्हें दे दीजिए। तो बेटा तुम खुद पहुंचाओ। चलो ठीक है, उनकी भी दिवाली मने, पर हर बार बच्चों का हिस्सा बंटता रहे, जी दरकने लगता है उसका। मन नहीं मानता और मना भी नहीं कर पाती। कितनी अच्छी तरह सब चल रहा था। कभी कभी जी करता है कि जाए बसंती के पास, वह आराम से रह रही है निश्चिंत, किसके बल पर। पूछना चाहती है बसंती से कि हमारे हिस्से का लेते तुम्हें कुछ झिझक या शर्म है या नहीं? दूसरे के सिर पर कब तक डाले रहोगे अपना बोझ? तुम्हें कुछ करना चाहिए। ताव में एक दिन पहुंच गई उनके घर। देखा, उजड़ी सी बसंती, सफेद धोती में, हाथ गला सब सूना, आंखें रोई रोई। उसे देख दौड़ कर आई और कंधे से लग गई। बहन, तुम लोग नहीं होते तो क्या होता हमारा? हमारे लिए तो भगवान हो तुम दोनों। ये बच्चे न भर पेट खा पाते न स्कूल जा पाते, सब तुम्हारी दया है। तुम नहीं चाहती तो भाई साहब कहाँ कुछ कर पाते। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। सब्र करो बहन, दुख तो किसी पर भी पड़ सकता है। एक दूसरे के काम ना आए तो इंसान कैसा? अपने रिश्तेदार, हमारे सगे भाई बहन बातें बड़ी बड़ी करते थे, करने की नौबत आई तो सब किनारा कर गए। आप तो इंसान नहीं देवता हो। भगवान ने तो नैया बीच धार में डूबने को छोड़ दी थी हमारी। असली खेवनहार तो आप ही बने हो। हमारी आत्मा से हमेशा दुआएं निकलती हैं। हमेशा आपके एहसान तले दबे रहेंगे, आपके ऋणी। बस बस बसंती बहन, इतना मत कहो। यह तो फर्ज है हमारा। आज को तुम मुसीबत में हो, अगर हम होते तो। कहते कहते वह कांप गई। अंतर में कोई बोल उठा, किसका किस पर ऋण है कौन जाने। हमने तो भाई साहब से पहले ही कहा था, जो हमारे पास है सब लगाकर लड़के को दुकान डलवा दें, वो तो बस बैठेगा, संभाल हम लेंगे। पर भाई साहब को ठीक नहीं लगा, कहने लगे, चंदू ने क्या क्या अरमान संजोए थे, बहन उनके अरमान उनके साथ गए। पर हम भाई साहब की बात कैसे टालें? हमारे लिए तो देवता हैं वो, और आप जो शिकन नहीं लाई माथे पर। कहने लगे, लड़कों को पढ़ने दो, जितना हो सके उसके सपने पूरे करो। हम सहारा लगाए हैं। उन्होंने तो हमारी ट्रेनिंग के लिए भाग दौड़ की, हमारे बस में कुछ नहीं था। कभी घर से निकले नहीं, बाहर क्या होता है कुछ पता नहीं। टीचरी की ट्रेनिंग के लिए फॉर्म भरा है हमने, बस एक बार नौकरी लग जाए फिर तो खींच ले जाएंगे। एक बार पांव पर खड़े हो जाएं, थोड़े दिन और। बसंती कहे जा रही थी, बहुत दिन आपका हिस्सा नहीं बटाएंगे। मेरा हिस्सा? रमना कांप गई। मेरा कौन सा हिस्सा? महादुख का या? कुछ रुक कर बोली, हाँ बताया था इन्होंने, बल्कि हम ही ने सुझाव दिया था कि आप अपने पांव पर खड़ी हो सकें तो अच्छा, किसी की दया पर कहाँ तक पड़ी रहेंगी। हाँ बहन, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, इंटर पास हैं। एक बार लग जाएं फिर तो मेहनत करके आगे भी इम्तिहान दे लेंगे। बस ऐसी ही हिम्मत रखना। सहारा आप लोगों का है, हिम्मत भी आप ही दे रही हैं। आप जो कर रहे हैं उसे कैसे चुका पाएंगे हम? चुकाना तो हमें है, तुम्हारे पति जो चढ़ा गए हैं। तुम नहीं जानती बसंती। रमना के भीतर कोई बोल उठा।
उसे धीर बंधाकर चली आई वह। उसकी जगह अपनी कल्पना नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इंटर। इंटर पास से क्या होता है आजकल? बसंती 1 साल की ट्रेनिंग करने जा रही है, फिर कहीं टीचर लग जाएगी और कौन सा काम करेगी बेचारी? कभी अकेली बाहरी दुनिया में निकली ही नहीं, प्रकाश ने कहा था। पर आज वह जैसी है कल वैसी नहीं रहेगी, रमना सोच रही है। बाहरी दुख पड़ा है उस पर, जीने के लिए उसे बदलना होगा। अच्छा है बाहर निकलकर काम करेगी, दुनिया की ऊंच नीच समझेगी। बेचारी इंटर पास है, कर ले जाएगी धीरे धीरे। परीक्षा हो रही है उसकी। कितने उदाहरण सामने हैं। पति की मृत्यु के बाद औरतें कहां से कहां पहुंच गईं, सिर्फ अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर। यह भी कर लेगी। जब दुख पड़ा है तो उबरने का उपाय भी सूझेगा। आज जैसी है कल वैसी नहीं रहेगी, अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। फिर उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। समय के साथ धीरे धीरे दुख की तीव्रता कम हो जाएगी, निराशा के बादल भी छंट जाएंगे, नई दिशाएं खुल जाएंगी और बसंती भोगे हुए दुख का गहन गांभीर्य समेटे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी। अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीने को स्वाधीन होगी, किसी की दया की पात्र नहीं, अपने श्रम की उपलब्धि से गौरवान्वित, शिकायतों की जगह गहरे आत्मतोष की आभा से दीप्त व्यक्तित्व संपन्न हो जाएगी बसंती। आजकल उसके दिमाग में बसंती छाई रहती है। उसे याद आ जाती हैं अपने कॉलेज के लेक्चरर्स। कुछ एक के बारे में सुना था, छोटे छोटे बच्चे छोड़कर पति चल बसे थे, मायके में नौकरानी की तरह रखी गईं, ससुराल में और भी दुर्दशा, बड़ी मुश्किल से नौकरी करने दी और आज देखो अपनी मेहनत से कहाँ पहुंच गई। हम ही लोग कॉलेज में हसरत भरी निगाहों से देखा करते थे उन्हें। समय के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं। कैसा पहनना ओढ़ना, कितने ढंग से रहना, अब कितनी पूछ है, कितनी इज्जत है उनकी। माँ का परिश्रम देखकर बच्चे भी एक से बढ़कर एक निकले हैं। बहुत चुप रहती है रमना, बिल्कुल शांत, पर भीतर ही भीतर निरंतर एक युद्ध चलता है। आज बसंती जो है कल वैसी नहीं रहेगी। उसके बदले हुए जीवन की कल्पना करती है। दुख जो पड़ा है उस पर बहुत भारी है, पर समय के साथ सब सहनीय हो जाएगा। ये दिन भी बीत जाएंगे, एक नई बसंती को जन्म देते हुए। बदलती हुई बसंती बाहर के संसार में अपनी जगह बनाती, आगे बढ़ते समय के साथ कदम मिलाती हुई, 4 लोगों के बीच दुनिया के रंग देखती, अपने को ढालती संवारती, वह धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगी, कर्मठ कुशल। आज मैं उसे दूसरों की दया पर निर्भर समझ रही हूँ, पर कितने दिन, फिर यही बसंती समर्थ हो जाएगी, अपने लिए स्वयं करने में सक्षम, आत्मगौरव से परिपूर्ण। और मैं इनका मुंह देखने वाली, बस अपनी छोटी सी दुनिया में सीमित सोच लिए, छोटी छोटी बातों में उलझती, आगे बढ़ते समय और दुनिया से तटस्थ बंधे हुए घेरे में निरंतर चक्कर खाती, धीरे धीरे आउट ऑफ डेट होती हुई। बच्चे भी कौन हमेशा साथ रहेंगे? तब कैसा होगा जीवन? एक जगह रुक गया सा, दिन भर, दिन पर दिन निष्क्रिय। मैं तो बीए पास हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। उलझन में पड़ी है रमना, पर इससे बाहर निकलना होगा, अपने लिए रास्ता खुद तलाशना होगा। फिर एक दिन उसने प्रकाश से कहा, सुनो, बसंती टीचर्स ट्रेनिंग कर रही है, मैं भी तो कर सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं कर सकती तुम बीए हो, उससे बढ़कर बीएड भी कर सकती हो, उसके आगे भी कुछ कर सकती हूँ, सोचा रमना ने। बोली, हाँ, बच्चों के घर के साथ थोड़ा मुश्किल तो पड़ेगा, तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी, पर मुझे लगता है मैं कर लूँगी। बिल्कुल कर सकती हो, मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं भी तो हूँ ना। हाँ, करूँगी, मेहनत कर लूँगी मैं। उसका प्रस्ताव सुनकर प्रकाश के चेहरे पर एकदम जो चमक आ गई थी, वह क्या था? उत्साह, प्रसन्नता या संतोष? यह भी संभव है कि झलक उठी हो मन की गहरी आश्वस्ति। रमना समझने की कोशिश कर रही है। सूरज की तिरछी होती किरणें इधर की खिड़की से अंदर आने लगी हैं। कमरा उजास से भर गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।